श्री गणेश गौरीशंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सर्वश्रेष्ठ एवं निःशुल्क शिक्षा। जो नीट यूजी, आईआईटी जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। आप साथ में पीडीएफ के लिए, पीपीटी के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, श्री गणेश गौरीशंकर आरवी एकेडमी। साथ में आपको वहां अपडेट और पीपीटी दोनों मिल जाएंगे। आपको हम साहब केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अभी केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री शुरू किए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का एक लेक्चर जो कि आपको मैं दे चुका हूं, आज उसके आगे बात करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेंगे। सॉल्यूशन में हम जो अब तक बातें कर चुके थे वो बातें ये हुई थी कि हम सॉल्यूशन को कैसे बनाएंगे, तो हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, वो आपस में रिएक्ट नहीं करे। इस पे भी बातें कर चुके थे हम। सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, सॉल्यूट किसे बोलते हैं। तो सॉल्वेंट साहब वो था जिनका अमाउंट ज़्यादा हो वो तो सॉल्वेंट था, जिनका अमाउंट कम हो वो तो सॉल्यूट था। यानी कि दूसरे भाषा में बोले तो जिसको मिला रहे हो वो तो सॉल्यूट है, जिसमें मिला रहे हैं वो तो सॉल्वेंट है। ये आपस में कैसा होना चाहिए, तो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। इस पे भी बातें हम कर चुके हैं। हम अपनी बातें बाइनरी सॉल्यूशन पे करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि एक ही सॉल्वेंट है, एक ही सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि बाइनरी सॉल्यूशन ही दुनिया में होता है, टर्नरी भी होता है, क्वार्डनरी भी होता है। टर्नरी में होंगे 3, यानी कि एक सॉल्वेंट होंगे, 2 सॉल्यूट होंगे। क्वार्डनरी में होंगे 4, यानी कि एक सॉल्वेंट होंगे, 3 सॉल्यूट होंगे। लेकिन हम अपनी बातें बाइनरी सॉल्यूशन पे कर रहे हैं। ये बातें हम कर चुके हैं। सॉल्यूट आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी पड़े, चाहे सॉलिड लीजिए, चाहे लिक्विड लीजिए, चाहे गैस लीजिए, सब चलेगा। सॉलिड लीजिए, लिक्विड लीजिए, गैस लीजिए, सब चलेगा। लेकिन सॉल्वेंट तो आपको लिक्विड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम चैप्टर ही लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। अगर हम चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन नहीं पढ़ते तो आप सॉल्वेंट को भी सॉलिड और गैस ले सकते थे, लेकिन यहां आपको सॉल्वेंट तो लिक्विड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बात ही लिक्विड सॉल्यूशन की कर रहे हैं। दूसरी बातें ये भी किए हम कि फिजिकल स्टेट हमारा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेजॉरिटी में सॉल्वेंट है, इसलिए फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का सेम होगा। हम ये भी बातें कर चुके हैं कि अगर मेरा जो सॉल्यूशन बना उसका मास, उसका मोल हम कैसे निकालें, तो सिंपल ऐड कर लीजिए, आपको उसका मास और उसका मोल मिल जाएगा। ये ऐड क्यों कर रहे हैं, इससे मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, तो इसका रीजन था कि ये केमिकली नॉन रिएक्टिंग होते हैं, जो हम आपस में सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाते हैं, इसलिए सिंपल ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक की बातें तो हमारी पिछले ही लेक्चर में हो चुकी थी। आगे की बातें साहब आज शुरू करेंगे, सुनिएगा। इसके बाद की कहानी क्या है। सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं सॉल्यूशन को बनाने के लिए, वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। फिर सुनिएगा क्या बोले हैं हम। सॉल्यूट का कितना अमाउंट मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। यानी कि बातें यहाँ से अब कंसंट्रेशन की शुरू होगी, कंसंट्रेशन टर्म की शुरू होगी। और कंसंट्रेशन टर्म में हम सबसे पहले बात नॉर्मेलिटी का करेंगे कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। तो आइए साहब अब हम नॉर्मेलिटी शुरू करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म है। डिफाइन कैसे करेंगे नॉर्मेलिटी को, इनके फॉर्मूले वगैरह पे ध्यान मत दीजिए, वो सब अपने आप बन जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं आप उस पे ध्यान दीजिए। बहुत आसान सा मीनिंग है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वही नॉर्मेलिटी है सॉल्यूशन का। फिर सुनिएगा हम क्या बोले हैं। कितने ग्राम इक्विवेलेंट किसके, सॉल्यूट के। ग्राम इक्विवेलेंट किसके, सॉल्यूट के, किसमें प्रेजेंट हो, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वही नॉर्मेलिटी है सॉल्यूशन का। फिर सुनिए क्या बोले डेफिनेशन। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉन एज नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फिर सुनिएगा साहब,
द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सिंपल हम ये बोलना चाह रहे हैं सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वही नॉर्मेलिटी है सॉल्यूशन का। बस कुछ भी नहीं है, जो आपको बोले बस आपको वही लिख देना है। क्या लिखना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वही बस नॉर्मेलिटी है। फिर सुनिएगा क्या बोले, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, तो सॉल्यूट का 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है वही नॉर्मेलिटी है सॉल्यूशन का। बस कुछ भी नहीं है, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए। यानी कि आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बस चीज़ें एक ही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में वही नॉर्मेलिटी है। तो आप ऐसे ध्यान रख लें कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, तो लीटर में चाहिए। तो यहाँ टर्म आ गई ग्राम इक्विवेलेंट की, तो अब मुझे बात करनी पड़ेगी ग्राम इक्विवेलेंट की। ग्राम इक्विवेलेंट मुझे निकालना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आगे आ जाए कि मुझे नॉर्मेलिटी निकालना है तो मुझे पहले ग्राम इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट पता नहीं है तो हम नॉर्मेलिटी नहीं निकाल पाएंगे। तो सुनिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीके आपके पास क्या क्या हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको सिंपल सा सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो, तो नॉर्मेलिटी आपको दिया हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। दुख दर्द तकलीफ यहीं ख़त्म नहीं होती है, आगे शुरू हो जाती है। चलिए, आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दिया हो, वॉल्यूम दिया हो तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको मास दे रखा हो, क्वेश्चन में आपको मास दे रखा हो तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, जो मास दिया हो उसको आप डिवाइड कर दीजिए इक्विवेलेंट वेट से, यानी कि ई से। फिर सुनिएगा क्या बोले हम, क्वेश्चन में अगर आपको मास दे रखा हो और आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप उसे ई से डिवाइड कर दीजिएगा, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ तक भी ठीक है कि इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिए। अब दिक्कतें तो यहाँ शुरू हो गई कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो आइए इस पे भी बात करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है साहब, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। चलिए, मॉलिक्यूलर वेट तो पता चल जाएगा, लेकिन दिक्कत फिर शुरू हो गई कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो आइए इस पे भी बात करेंगे, वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे। उनसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में मोल दे रखा हो और आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा वैलेंसी फैक्टर से। यानी कि हमारे लिए वैलेंसी फैक्टर सीखना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि बिना वैलेंसी फैक्टर के ना तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे अगर क्वेश्चन में मोल दिया हो, और ना ही हम इक्विवेलेंट वेट निकाल पाएंगे। इसलिए मुझे अब वैलेंसी फैक्टर पे बात करना पड़ेगा। तो आइए साहब अब वैलेंसी फैक्टर पे बात करते हैं। अगर एसिड हो तो उसके लिए कैसे वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे, बेस हो तो उसके लिए कैसे वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे, और सॉल्ट हो तो उसके लिए कैसे वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। तो सुनिएगा, एसिड के लिए डिफाइन होते हैं साहब वेसिसिटी। एसिड के लिए डिफाइन होते हैं वेसिसिटी। वेसिसिटी क्या होता है वो सुनिए। एक मॉलिक्यूल एसिड का कितना H+ आयन दे सके वो एसिड का वेसिसिटी होता है। फिर सुनिएगा क्या बोले, एक मॉलिक्यूल कितना H+ दे सके वो उस एसिड का वेसिसिटी होता है। तो सुनिएगा साहब, वेसिसिटी क्या होता है।
बेसिसिटी एसिड के लिए डिफाइन होगा, यानी कि एसिड के लिए बेसिसिटी डिफाइन होगा। बेसिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल। तो बेस के लिए डिफाइन होते हैं साहब एसिडिटी, बेस के लिए डिफाइन होते हैं एसिडिटी। तो सुनिए एसिडिटी क्या होता है? एक मॉलिक्यूल बेस का कितना OH- आयन दे सके। एक मॉलिक्यूल बेस का कितना OH- आयन दे सके, वो बेस का एसिडिटी होता है। तो बेस के लिए एसिडिटी डिफाइन होता है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल। तो एसिड के लिए बात किए हम बेसिसिटी की, बेस के लिए बात की हम एसिडिटी के लिए। अब इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट का कैसे निकालेंगे साहब। तो सुनिएगा, सॉल्ट के लिए या तो आपको टोटल पॉजिटिव चार्ज लिखना होगा या टोटल नेगेटिव चार्ज लिखना होगा। चाहे आपकी मर्जी पड़े, आप टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालिए, टोटल नेगेटिव चार्ज निकालिए, लेकिन वैलेंसी फैक्टर हो या एन फैक्टर, दोनों एक ही बात है और हम दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं, दोनों का पॉजिटिव टर्म लेते हैं। तो सॉल्ट के लिए साहब, सॉल्ट के लिए आप या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लीजिए या टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वही वैलेंसी फैक्टर होगा, वही एन फैक्टर होगा। आइए हम एग्जाम्पल की बात करना शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए HCl, आप जानते हैं इसमें एसिड है, एक H+ देगा, एक H+ देगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, कोई दिक्कत दुख दर्द तकलीफ नहीं है। H2CO3 2 H+ देंगे, एसिड है, बिल्कुल वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। NaOH बेस है, एक OH- देंगे, एक होगा वैलेंसी फैक्टर। AlOH होल थ्राइस 3 OH- देंगे, वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। आइए एक सॉल्ट एग्जांपल में लेते हैं। Al2SO4 होल थ्राइस एक सॉल्ट है, ये इसको ब्रेक करेंगे। एल्युमिनियम में टूटेगा, SO4-2 में टूटेगा। बैलेंस किया, यहाँ 2 एल्युमिनियम है तो 2 लिख दिए, 3 SO4-2 है तो लिख दिए। 2 एल्युमिनियम है, एक पे चार्ज +3 है, टोटल चार्ज यानी कि +6 आ गया। सेम इसी तरह ये 3 मॉलिक्यूल है, एक पे चार्ज -2 है तो ये -6 आ गया। अभी हम आपको बोले चाहे टर्म पॉजिटिव हो चाहे टर्म नेगेटिव हो, हमें टोटल या तो पॉजिटिव चार्ज लेना है या टोटल नेगेटिव चार्ज लेना है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि वैलेंसी फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव टर्म आएगा।